आप सब जानते हैं कि एक देश को चलाने के लिए कुछ तंत्र होते हैं। वो तंत्र जो मिलकर होते हैं वो लोकतांत्रिक तंत्र की हमें ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हमारे देश का जो शासन होता है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अब सरकार कहाँ से बनती है, तो ये तो हमने देखा है कि सरकार जो है हमारे वो 3 स्तर की होती है। जो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें चुन के हमारे शासन के लिए जो बनते हैं, और उनका मिलकर वो सारे जब मिल जाते हैं तो वही एक सरकार का निर्माण करती है। अब ये जो होते हैं अलग अलग तरीक़ों से किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो केंद्र के स्तर पे सरकार अलग होते हैं, राज्य के स्तर पे सरकार अलग होते हैं, और फिर स्थानीय स्तर पे सरकार अलग होते हैं, जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो कुछ ऐसे विभाग वगैरह होते हैं जिन पे केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों अपने अपनी तरफ से ध्यान देते हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार भी फैसले लेती है और राज्य सरकार भी फैसले लेती है। स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार मिलकर काम करती है। इसके अलावा भी कुछ और भी क्षेत्र हैं। अब हम बात करेंगे कि जब सरकार प्रवाह करती है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सरकार जब प्रवाह करती है स्वास्थ्य में प्रगति। जब सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दिए जा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रगति हमारे स्वास्थ्य विभाग में हुई है, हम उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 11 साल का डाटा हम देखेंगे। इसमें अफोर्डेबल एवं एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। तो ये जो एक सूचना पत्र है जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, भारत सरकार सेवा प्रणाली में पिछले 11 वर्ष में राजनीतिक इच्छा शक्ति, बढ़ते हुए आवंटन एवं समग्र सुलभ समूलता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उल्लेखनीय परिवर्तन आया। यानी कि ये जो कह रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके अलावा जो है वित्तीय आवंटन और सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हमें देखने को मिल रही है। ये पिछले 11 वर्षों में ये जो डाटा है ये आपका जो आ रहा है वो 2014 के बाद की बात की जा रही है। यानी कि ये जो डाटा आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं 2014 के बाद, जब मोदी जी की जो सरकार आई है, तो वे अपने डाटा के क्षेत्र की बात करें कि उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है इस क्षेत्र में, तो यही बता रहे हैं कि 11 वर्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा क्या क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उन्होंने क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत की स्वास्थ्य क्रांति का आधार है। ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ये एक तरह की क्रांति चलाई गई थी स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने का। और इसमें क्या क्या है, तो इससे स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया गया। ठीक है, इसके द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया गया। अब ये माता शिशु दर को भी कम किया गया। हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें थी, वो प्रजनन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उन्हें और बंद किया गया, और बच्चे की भी जो मृत्यु दर है इससे काफ़ी इसमें कमी दर नज़र आई है। और रोग से निपटने में योगदान, और बहुत सारे ऐसे भी कुछ रोग हैं जिनसे निपटने में योगदान अगर आप देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें इनके द्वारा की गई। अब इसके अलावा अगर हम देखने तो जाए तो मातृ मृत्यु दर में कमी, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्यु दर में 86% कमी आई है, जो कि वैश्विक औसत में 48% से लगभग दोगुनी है। अब ये जो पहले जो ये स्वास्थ्य अमेरिका के द्वारा जो रिपोर्ट लाई गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो उसमें ये दर 11 वर्ष से पहले 48% थी, किंतु अब ये दर जो है ये 86% आई है। तो यह NHM के तहत ही एवं उसके हस्तक्षेपों का भी परिणाम है। अब इसमें बहुत सारी परियोजनाएं उनके द्वारा दी गई है, जैसे कि आयरन की गोलियां और समय समय पर उन्हें जो है आशाएं उपलब्ध कराना, ताकि उनकी जांच की जाए, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ जो चलाई है, ये हम देखने को मिल रही है, ये जो अभी BJP की सरकार आई है, तो उसमें जो अब दूसरा ये जो अपना बता रहे हैं वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब ये क्या कह रहा है, 1,77,000 1.77 लाख आरोग्य मंदिरों की स्थापना की गई, जो समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं को नज़दीक लाने में मदद किया। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना जो
समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं के नज़दीक लाने में मदद करे। तो कुछ ऐसे चीज़ों की भी स्थापना की गई जिससे कि है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं जो कुछ ऐसे समुदाय हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के नज़दीक नहीं आ रहे थे, उनसे दूर जा रहे थे, उन्हें भी इनके स्वास्थ्य सेवाओं के नज़दीक लाने का प्रयास किया गया आयुष्मान कार्ड के द्वारा। अब एक और चीज़ इसके तहत हमें स्वास्थ्यकर्ता के तहत अगर हम देखें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अब इनमें क्या इन्होंने वृद्धि की है तो HNM के तहत 5.23 लाख अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब इनकी भर्ती की गई है और इसके बाद 1.18 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। तो ये डाटा ये बता रहे हैं कि ये स्वास्थ्यकर्ता के जो NHM के तहत उन्होंने 5.23 लाख अतिरिक्त और नियुक्ति की है और 1.18 CHSO की नियुक्ति है, CHO। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ओरल, स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग की जा रही है। अब इसमें क्या क्या किया जा रहा है तो ओरल, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और कैंसर की स्क्रीनिंग, मतलब ये कैंसर से जुड़ी चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा है। अब ये है क्या तो ये NCD के द्वारा फोकस ऑन NCD। अब NCDS क्या है तो नॉन कमीशन कम्युनिकेबल डिसीज़, ये जो है NDC है और इसमें ओरल वेस्ट और सर्विकल कैंसर की जो है स्क्रीनिंग की जा रही है। अब मई 2025 तक 28 करोड़ लोगों को BP और 27 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ और उसके अलावा 27 करोड़ लोगों की ओरल स्कैनिंग इसके तहत की गई है। तो इससे जो है 28 करोड़ लोगों की BP जांच हुई है, 27 करोड़ लोगों के जो डायबिटीज़ है ये जांचा गया है और 27 करोड़ लोगों का जो है ओरल कैंसर इसके बारे में इसमें जांच किया गया। अब स्क्रीनिंग एवं प्रारंभिक निदान, अब ये स्क्रीनिंग और इसके निदान क्या है तो गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग से स्वास्थ्य व्यय में कमी एवं दीर्घकालीन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। अब इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य व्यय में भी कमी आती है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। अब इसके अलावा इन्होंने किया है डिजिटल स्वास्थ्य। अब डिजिटल स्वास्थ्य क्या कह रहा है U.WIN यानी कि यूविन पोर्टल के टीकाकरण सेवाओं से को डिजिटलाइज किया गया। अब एक पोर्टल था उसे जो है डिजिटलाइज किया गया है जिसमें कि 10.68 करोड़ लाभार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और 2.75 करोड़ डोज दिए गए। तो उनका जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया गया और फिर इतने लोगों को डोज दिए गए, ये डाटा इन्होंने आंकड़ा रखा है और ये बता रहे हैं। अब डिजिटलाइज स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है तो ई-संजीवनी और यूविन पोर्टल है इसके, और जिसका यूज़ हम टीकाकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कर रहे हैं और लोग आसानी से इस पर रजिस्ट्रेशन कर लें और अपना टीकाकरण करवा सकते हैं इसके द्वारा। और ई-संजीवनी क्या है, यह एक टेलीमेडिसिन मंच है जिससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ परामर्श को सुलभ कराते हैं। अब ये क्या कह रहा है ई-संजीवनी द टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मैक्स एक्सपर्ट कंसल्टेशन एक्सेसिबल इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। अब जैसे कि ये जो है ई-संजीवनी वो जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र है जो ग्रामीण भी हो सकते हैं और शहरी भी हो सकते हैं, तो उन क्षेत्रों में ये जाके जो है टीकाकरण की सुविधाएं और जो नहीं आ पाते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सके और आसानी से टीकाकरण भी करवा सकते हैं। अब यूबिन क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड इफ़िशियंसी हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय डिजिटल वैक्सीन डाटा। इससे जो क्या है कि इससे जो है इसकी इंक्रीज़ होती जाती है और पारदर्शिता और दक्षता भी इसकी बढ़ती जाती है डिजिटल टीकाकरण की। अब एक और जो चलाया गया वो आयुष्मान भारत और PM ABHIM, ठीक है। तो अब ये क्या है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अब ये क्या कह रहा है, द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हैज़ स्ट्रेंथ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या कह रहा है, इसके द्वारा जो है ये स्वास्थ्य की जो अब संरचना है, स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया है वो इससे और ज़्यादा मजबूत हो रही है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हैज़ बीन एक्सपेंडेड इन रूरल एंड अर्बन एरिया। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है इसकी वजह से जो है इसका जो है विस्तार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में हो रहा है, ये बढ़ रही है इसके द्वारा। अब क्या कह रहा है, आयुष्मान भारत योजना हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हॉस्पिटलाइज टू मोर देन 50 करोड़ पीपल्स।
अब ये जो है आयुष्मान भारत योजना, ये क्या है, इसमें जो है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी महंगे हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे 5 लाख तक की छूट दी जाती है, ताकि वो अफोर्ड इस कार्ड के द्वारा उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और इससे अभी तक 50 करोड़ लोगों को इसके फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है। अब क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत अगर हम देखें तो अब क्या आ रहा है इसमें, रोग उन्मूलन और टीकाकरण। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक किए गए हैं, तो डिसीज़ एलिमिनेशन एंड वैक्सीनेशन, रिड्यूस मलेरिया केस एंड मोर्टेलिटी बाय मोर देन 80% बिटवीन 2015 to 2023। अब इसमें क्या है कि मलेरिया के मामलों को जो मृत्यु दर है वो जो है 2015 से 2023 के बीच 80% की कमी आई है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, मलेरिया कंट्रोल, रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन अ मेजर अचीवमेंट टुवर्ड ग्लोबल हेल्थ गोल। अब क्या कहते हैं, इससे मलेरिया के जो रोगी है उससे इस मामले में कमी आई है, जो कि ग्लोबल वैश्विक स्वास्थ्य के लक्ष्य से एक बड़ी उपलब्धि हमें इस दिशा में मिल रही है। अब ये किसके तहत हुआ, तो मिशन इंद्रधनुष के तहत। मिशन इंद्रधनुष एक स्कीम लाई गई थी जिसके तहत वैक्सीनेशन ऑफ 5.46 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें जो है 5.46 करोड़ बच्चों को टीका दिया गया था और 1.32 करोड़ जो गर्भवती महिलाएं थे उन्हें इसके तहत मिशन इंद्रधनुष के तहत मलेरिया रोकथाम की टीका दी गई थी। अब क्या कह रहे हैं, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। देखिए, किसी भी चीज़ में दो पहलू हमेशा होते हैं। कुछ ऐसे पहलू आते हैं जो इन सारी चीज़ों के बीच में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, तो वो सारी क्या है, तो देखिए तो स्वास्थ्य पर अपर्याप्त सार्वजनिक व्यय। अब अपर्याप्त सार्वजनिक व्यय से क्या मतलब है, तो इंडियंस पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इज स्टिल ओनली 2% ऑफ GDP। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो भारत का जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय है ना, अब GDP का केवल 2% है, WHO के अनुसार 5.6%, और इससे सरकारी सेवाएं सीमित और कमज़ोर होती हैं। जब इससे 2% ही GDP आ रही है, तो इससे सरकारी सेवाएं जो है वो द लिप्स गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस लिमिटेड एंड बीक। और इसका एक और कारण ये है कि अगर आज भी हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं में इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, मगर ये जो है ये कुछ ही जगहों का ये डाटा है, और बहुत सारी चीज़ें आज भी जो है मतलब कि जैसे CHO हुए, स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती कराई गई, तो वो बहुत सारे ऐसे पर्सन भी है जो आज भी अपने कामों को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर रहे, वो कहीं ना कहीं इनमें उनके द्वारा लापरवाही भी की जा रही है, जो कि एक जो है सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। जैसे कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स वगैरह हैं जो कि ऑनली रजिस्टर में उनका जो है अटेंडेंस वो होती है, मगर वो कहीं पे भी घर पे या फिर छुट्टी जो उनकी जो लीव्स अगर आप देखें तो 2 या 3 महीने की होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूरल एवं अर्बन डिसपैरिटी, अब इनके बीच में असमानता शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में, अब वो हमें देखने को मिल सकता है 70% द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज बट मोस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। 70% से जो अधिक जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कहाँ रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, मगर जो सारी फैसिलिटीज़ है स्वास्थ्य की वो सारी जो है अभी भी शहर क्षेत्र में है, और उन्हें वहीं पे इनको और ज़्यादा विकसित करने का ध्यान दिया जाता है। देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशलिटीज़ इन रूरल एरिया, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं बहुत ही भारी मात्रा में जो है डॉक्टर और विशेषज्ञों की कमी है। आज भी हमारे गांव में किसी भी रोगों के यानी किसी भी डिसीज़ के विशेषज्ञ स्पेशलिटीज़ हमें हमारे गांव में उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि 70% से अधिक जनसंख्या आज भी गांव में रहती है, और इसका एक और कारण ये भी है कि गांव जो है हमारा वो इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर है, बट अभी भी हमारे स्वास्थ्य सुविधा में बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें से एक ये भी है।
अब हम देखते हैं तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन की कमी, जैसे नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड स्पेशलिटीज इज़ एक्सट्रीमली लो इन पर कैपिटा रेशियो। अब जो है यहाँ पे जो है डॉक्टरों की, पैरामेडिकल नर्स की, अब ये पैरामेडिकल स्टाफ है और विशेषज्ञों की जो है कमी बहुत ज़्यादा है प्रति व्यक्ति के अनुपात से अगर हम देखें तो। द WHO डॉक्टर पेशेंट रेशियो हैज़ नॉट येट इम्प्लीमेंट इन ऑल स्टेट। अब जैसे कि WHO ने डॉक्टर और रोगी के बीच में एक अनुपात दिया है, एक अनुपात 1000 का, और ये जो है अभी भी भारत के किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं है, अभी बहुत ही ज़्यादा कमी है इन क्षेत्रों में। अगर हम देखें तो आउट ऑफ पॉकेट व्यय, आउट ऑफ पॉकेट व्यय से कहने का मतलब कि कुछ ऐसे 40%, मोर देन 40% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज स्टिल borne by patient out of their own pocket leading and poverty। अब 40% से अधिक जो ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो जिनका गरीबी या फिर और कारण से वो जो है स्वास्थ्य का उतना बजट नहीं दे पाते, यानी कि वो जो है उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, जितनी महंगा हमारे स्वास्थ्य सुविधा का जो क्षेत्र है वो नहीं कर पाते, जिस वजह से जो है उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है और वहाँ पे कम सुविधाओं और अन्य रीज़नों से कभी कभी मरीजों की जान भी चली जाती है। तो ये सारी भी अभी हमारे में कमी है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो डबल बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिसीजेस। अब जैसे कि है कि अभी इसमें कह रहा है इसका डबल बर्डन भी पड़ रहा है, संचारी और गैर संचारी। अब देखें तो इसको ऐसे नहीं समझ सकते, जैसे कुछ ऐसे रोग भी हैं जैसे मलेरिया और टीबी, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे रोग हैं जो मधुमेह, हृदय, हार्ट अटैक, ये सारे, ये कुछ बर्डन, डबल बर्डन भी किसी किसी पे पड़ते हैं। तो जैसे देखिए, वन हैंड डिसीज़ लाइक मलेरिया टीबी और अनदर हैंड लाइफस्टाइल डिसीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, बर्डन ऑफ बोथ, ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक तरह से बोझ है, और किसी भी पर्सन को जब ये होता है तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रहता है। अब क्या कह रहा है, इसका रेगुलरिटी और क्वालिटी इशूज़। अब इसमें जो है कुछ रोज़ के जो नियमित और गुणवत्ता संबंधी जो इशूज़ हैं वो क्या है, ये समस्याएं। तो इरेगुलर प्रैक्टिस, एक्सेसिव ब्लिंग, ऑडलरेटेशन ऑफ ड्रग्स एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। अब क्या कह रहे हैं, निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में जो होता है वो जो है हम प्रैक्टिस, अनियमित प्रैक्टिस, मतलब कि जो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, और जो होती है दवाइयों में जो मिलावट वगैरह होती है, और कभी कभी रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस हाइजेनिक, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब सरकारी हॉस्पिटल में सेवा की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं जवाबदेही की कमी हमें देखने को मिलती है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली में ऐसा होता है कि हमें वहाँ पे सबसे पहले तो वहाँ पे जो हमें होता है कि सफाई नहीं रहती है, उसके बावजूद अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है सर्विस की जो गुणवत्ता होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और वहाँ पे इनरिस्पॉन्सिबल भी बहुत सारे पर्सन हमें देखने को मिल जाते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ऐसा। अब देखिए, पॉपुलेशन बर्डन एंड प्रेशर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जनसंख्या का बोझ एक तरफ, और एक तरफ जो स्वास्थ्य की संरचना जो दबाव होता है वो। अब क्या कह रहा है, नीड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स, बेड्स, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशन, इट इज़ इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जैसा कि 40% से ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जाके, हॉस्पिटल में जाके वहाँ के फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। इसी वजह से जो जितने भी जो एक फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सारे जो होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन उनके हिसाब से बेड, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है और अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ लोगों को नीचे भी सोना पड़ जाता है।
ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करें तो लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ सर्विस। अब ये क्या कह रहा है, तो द रीच ऑफ द डिजिटल मिशन इन स्टिल लिमिटेड टू रूरल एरियाज ऑन वुलनरेबल सेक्शन। अब ये क्या कह रहा है, डिजिटल मिशन जो अभी गांव तक पहुंचने में थोड़ी कमज़ोर वर्गों तक, जैसे कि गांव में और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जिनके पास इन सारी चीज़ों की एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक ये सीमित है। अब हम कैसे इन सारी चीज़ों को दूर करें चाहिए, तो इन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। अभी भी ये सारी चुनौतियाँ, तो इन्हें दूर करने के लिए भारत सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को जीडीपी के 2.5 से 3% तक बढ़ानी चाहिए। आज भी जीडीपी का जो खर्चा है उसे अभी जो 2% है, उसे स्वास्थ्य के क्षेत्रों पे जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ शुड बी इंक्रीज 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी एज सजेस्ट इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत ये बात बताया गया था, सुझाया गया था कि जीडीपी को, हमारी हेल्थ जीडीपी को बढ़ाना चाहिए, तो ये करना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ सिक्योरिटी, यानी कि बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा का भी हमें विस्तार करना होगा। अब ये इसमें क्या कह रहा है, एक्सटेंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ द ऑल वर्कर्स इन अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। अब क्या कह रहा है हमें कि स्वास्थ्य बीमा और ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा है को अनरिकॉग्नाइज्ड जो सेक्टर है, कुछ ऐसे असंगठित क्षेत्र है, उसमें सभी श्रमिकों तक इसे ले जाना चाहिए। अब जैसे कि कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिनका कोई संगठन नहीं है, विदाउट संगठन के हैं, तो उनके पास स्वास्थ्य बीमा की सुविधाएं भी ले जानी चाहिए। अब क्या कह रहा है, मेकिंग फ्री मेडिसिन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये क्या कह रहे हैं, जो फ्री मेडिसिन, दवा और जांच की मुफ्त व्यवस्था को और भी हमें व्यापक बनाना है, उसे और अच्छे से उसका विस्तार करना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो द गवर्नमेंट शुड बी फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज़। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार को फोकस करना चाहिए कि इंक्रीज़ करना, तो प्राइमरी और कम्युनिटी मतलब प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि मोर क्रिटिकल केयर यूनिट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल लैबोरेटरीज शुड बी सेट अप अंडर PMAVHIM। अब क्या कह रहा है, PMAVHIM के तहत अधिक क्रिटिकल केयर यूनिट और जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ पे अलग अलग बीमारियों की जांच की जा सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड टेलीमेडिसिन सेंटर्स इन रूरल एरियाज़। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन केंद्रों की भी संख्या बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम क्या कर सकते हैं, तो इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब क्या कह रहा है, हमें पीपी के तहत निजी क्षेत्रों की अवसंरचना को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अब अगर हम देखें तो द नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज शुड बी इम्प्रूव्ड ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर एंड नर्स। अब डॉक्टर एवं नर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज में फैसिलिटीज़ को भी सुधारना होगा और उनकी संख्या को भी सुधारनी होगी। और इंसेंटिव्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सर्विस इन रूरल एरियाज़। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए हमें प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड अर्ली डियोग्नोसिस
ऑफ एनसीडी। अब एनसीडी की रोकथाम के तहत हमें प्रारंभिक निदान के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम का भी विस्तार करना चाहिए। यानी कि रोकथाम के लिए हमें बताना चाहिए कैसे हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को। तो कोई नाटक या फिर फ़ोन वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर डिसीज़ सच एज कैंसर एंड डायबिटीज़। अब कैंसर एवं मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं और उपचार की भी सुविधाएं उपलब्धता बढ़ाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिजिटल लिटरेसी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट बी इम्प्रूव्ड टू मेक डिजिटल हेल्थ सर्विस एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज़। अब डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हमें डिजिटल साक्षरता मतलब डिजिटल रूप से नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी सुधारा जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे नेटवर्क इशूज़ होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नॉलेज का अभाव है, तो इनके बारे में भी उन्हें जानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सोशल स्टेरियोटाइप्स ऑन इशूज सच एज वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग एंड मेंटल हेल्थ रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विस। टीकाकरण, इसके अलावा परिवार नियोजन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जागरूकता की कमी है और सामाजिक रूढ़ियाँ जो है स्वास्थ्य सेवाओं को भी के प्रभाव को कम करती है। कुछ सामाजिक रूढ़िवादी विचारधारा होते हैं वो जो स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा टीकाकरण और परिवार नियोजन, इन सब चीज़ों के बारे में अभी बहुत ही कम एजुकेशन है, जिससे लोगों को अभी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब क्या कह रहा है कि सोशल स्टेरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शन शुड बी एड्रेस्ड थ्रू हेल्थ अवेयरनेस कैंपेनिंग्स। अब क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामाजिक रूढ़िवादियों और गलत धारणाओं को दूर करना चाहिए। थैंक्स। इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है।